Hi guys, this is Surbhi Bhatia and I welcome you to the YT channel of Legal Edge by Top Rankers and I hope you all are very well. और अब पढ़ाई को अच्छे से सीरियसली लेने लग गए हो बिकॉज अब क्लैट को बचे हैं सिर्फ 6 महीने। तो हमारे जो ये मंथली राउंड अप्स हैं वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड दिस वीडियो इज फॉर द मंथली राउंड अप जो मई 2025 के इम्पॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस महीने हमें मिले नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब नाम तो हम सबको पता है दैट इट इज जस्टिस बी आर गवई, पर वो इंडिया के कौन से नंबर के सीजेआई बने हैं ये आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे। पहले से ही क्वेश्चन अब स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अब क्लैट ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, सो इस महीने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई। पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, डेफेमेशन केसेस की काफी ज्यादा बौछार आई, बट हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ऐसे कुछ केसेस, ऐसे कुछ मुद्दे जो हमारे क्लैट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जो हमें अगर पता है तो हमारी पैसेज रीडिंग में डेफिनेटली हमें हेल्प करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि अगर ऑलरेडी किसी एक इंडस्ट्री ने काम स्टार्ट कर दिया है और बाद में आप उसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले रहे हैं तो क्या ये अलाउड है? क्या पहले काम स्टार्ट कर दो और फिर बाद में एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर करना? तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया जो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द प्रॉपर फैक्ट्स। मूविंग ऑन, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का केस लगाया गया अगेंस्ट ज्योति मल्होत्रा। शी इज अ पर्सन, शी इज अ कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम हिसार हरियाणा एंड अभी कल या परसों में ही मोहाली से भी एक पर्सन को अरेस्ट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बहुत सारे लोगों पे ये शक गया कि दे वर इन्वॉल्व विद पाकिस्तान हाई कमीशन। तो क्या है ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और कौन से सेक्शंस लगे हैं, क्या सजा मिल सकती है, ये सारे क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर दिस मंथ, दिस ईयर इनफैक्ट, कि प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल पूछे। हमने अप्रैल के सीएलके में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन पढ़ा था गवर्नर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, जहां पे गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए टाइमलाइन सेट की थी। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस केस को अच्छे से समझना एंड वो वीडियो जरूर देखना ताकि तुम्हें ये केस अच्छे से समझ आ पाए। तो उसी के रिगार्ड्स में क्या बाउंड्रीज हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं, उसी के रिगार्ड्स में आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट ने यूज किया है। तो क्या होता है आर्टिकल 143 और क्या सवाल पूछे, ये सब डिस्कस करेंगे। अब ये साल कोई भी मंथली सीएल के हमारा वक्फ को डिस्कस किए बिना तो डेफिनेटली नहीं जा सकता है, पर यहाँ हम एक बहुत ही छोटा सा मुद्दा डिस्कस करेंगे क्योंकि इस बार ना तो कोई डिसीजन आया ना ही कोई नया चैलेंज आया। चैलेंजेस हमने लास्ट सीएलके में डिस्कस किए थे, वक्फ अमेंडमेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सीएलकेस में, बट यहाँ पर एक नया डॉक्ट्राइन जो कोर्ट ने फिर से कंसिडर किया था, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो इट इज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड डॉक्ट्राइन, पर ये एग्जैक्टली है क्या ये हमें पता होना चाहिए, तो इसे जानेंगे। एंड अल्टीमेटली एएनआई वर्सेस मदन मोहक का केस, फेमस यूट्यूबर, केस स्टार्ट हुआ कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट से, बदला एक्सटॉर्शन की तरफ एंड अल्टीमेटली डेफेमेशन की तरफ। तो क्या है ये पूरी कहानी, एट द सेम टाइम क्या क्या है लीगल प्रोविजंस, ये सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस मंथ की फर्स्ट न्यूज से, दैट इज वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं देंगे, कोई भी ऐसा सर्कुलर नहीं निकालेंगे, कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेंगे जिससे एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो। एक्स पोस्ट फैक्टो हम अक्सर इसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में पढ़ते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच ने यहां पर यह बोला है कि कोई भी अगर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही सारी क्लियरेंसेस करवा लेनी है। आप यहां पर यह सिस्टम नहीं कर सकते हैं कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस तो बाद में हुई, पहले आपने माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा दिए या फिर एक्शंस को बाद में कन्वर्ट कर दिया या बाद में लीगल कर दिया। बेसिकली हो क्या रहा था,
हो ये रहा था कि सेंटर ने एक नोटिफिकेशन निकाला 2017 में और फिर एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला 2021 में, और इन्होंने ये बोला कि जो भी इंडस्ट्रीज, जो भी ऐसी कंपनीज हैं काम कर रही हैं ऑलरेडी, पर वो एनवायरमेंटल जो गाइडलाइंस है, जो स्टिपुलेशंस हैं, जो उनकी लिमिट्स है, आप उसके बियॉन्ड काम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका काम एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है, उसे डिग्रेड कर सकता है, और आप ऐसा काम ऑलरेडी कर रहे हो, तो ऐसे केस में उन्होंने ये बोला कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप काम कर रहे हो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अगेंस्ट या फिर एनवायरमेंटल परमिशंस के अगेंस्ट, हम आपको वक्त दे रहे हैं कि आप आके अपना जो इलीगल एस्पेक्ट्स है, मतलब कि जो आपने क्लियरेंसेस नहीं लिए थे, उनको अब आके आप क्लियर करवा लो। जनरली किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने से पहले एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इंडिया में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। मतलब कोई भी जब इंडस्ट्री स्टार्ट होगी, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, चाहे वो कुछ भी है, कोई बिल्डिंग बनाना, कोई फैक्ट्री बनाना, कोई माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, उसका इम्पैक्ट चेक किया जाएगा। इम्पैक्ट कैसे चेक किया जाएगा कि उसका क्या इम्पैक्ट है आसपास के रेजिडेंशियल एरियाज पे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट करेगा वो, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ऑन द एनवायरमेंट, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ऑन द एनवायरमेंट। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्रीनरी अराउंड, बट हर चीज पे, जो वहां पे फ्लोरा है, फौना है, हर चीज पे, ह्यूमन लाइफ है, लोगों का लाइवलीहुड है, हर चीज पे क्या इम्पैक्ट होगा, पहले वो चेक किया जाएगा। अब 1986 में बस हमें ये कॉन्सेप्ट बताया गया ऑफ EIA, जिसने ये बोला कि क्या पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं किसी भी प्रपोज प्रोजेक्ट के या डेवलपमेंट प्रोग्राम के। पर इसके लिए प्रॉपर एक नोटिफिकेशन निकाली 2006 में मिनिस्ट्री ने, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2006 में एक नोटिफिकेशन निकाली और ये बोला हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस चाहिए होगा, और कैटेगरी बी में स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो बॉडीज आएंगी वो असेसमेंट करके, वो चेक करके एक क्लियरेंस प्रोवाइड करेगी और तभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। तो ये तो हमारा 2006 तक प्रॉपर नोटिफिकेशन आया, मामला चल रहा है। अब वी ऑल नो कि यार प्रॉपर फुलफिलमेंट तो होता नहीं है, तो हुआ क्या, 2017 में इन्होंने अलाउ किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया इंडस्ट्रीज को जो ऑलरेडी काम कर रही थी कि आपके पास 6 महीने का वक्त है, आप अप्लाई कर दीजिए एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए। मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था कि भले ही तुम्हारे पास पहले क्लियरेंस नहीं थी, तुम्हारे पास अब 6 महीने का वक्त है कि तुम अब आके अप्लाई कर लो और उसे क्लियर करवा दो। तो जो प्रोजेक्ट प्रॉपर EIA असेसमेंट के साथ नहीं चल रहे थे, वहां तब क्लियरेंस नहीं लिए थे, अब उनके पास एक विंडो खुल गई। जो भी इलीगल चीजें हो रही थी, इन्होंने बोला हम उन्हें रास्ता दे रहे हैं कि आप अपना डेवलपमेंट सही कर लो, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कर लो। तो ये ऑप्शंस मिले उन लोगों को जिनके ऑपरेशंस बिना किसी परमिशन के स्टार्ट हुए, या फिर उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दी, जितना प्रोडक्शन अलाउड है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट स्टिपुलेशंस, एनवायरमेंट रिस्ट्रिक्शंस, उससे ज्यादा आपने प्रोडक्शन कर दिया, या फिर प्रोडक्ट टाइप ही बदल दिया। मतलब आपको उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, उस पर्टिकुलर पोल्यूशन के एस्पेक्ट्स के लिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट टाइप अलाउड था, अब आपने उसको चेंज करके कुछ और बना लिया फॉर द एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्टिकुलर प्रॉफिट मेकिंग, और आपने इसका अप्रूवल भी नहीं लिया। तो ऐसी कोई भी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो इनमें से किसी भी तरीके की कैटेगरी में आ रही है, अल्टीमेटली तीनों कैटेगरी को अगर मैं नैरो डाउन करूं तो है क्या कि काम कर लिया बिना बताए, अब आपके पास 6 महीने का वक्त है कि आके क्लियरेंस
ले लो। ये बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्पस क्या है कि भाई इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली डेवलपमेंट में तो हेल्प कर ही रही है ना, डेवलपमेंट में अगर हेल्प कर रही है और अगर अब हम एनवायरमेंट के एस्पेक्ट्स में उन्हें रेगुलराइज कर ले तो इसमें हर्जी क्या है। अगर मैं कंप्लीटली ये बंद ही कर दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉइंट ये था, अगर ये कंप्लीटली बंद ही कर दिया जाए तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखते हुए किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम को कंप्लीटली बंद कर देना ये गलत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 2017 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पर्पस ये था कि जो क्लियरेंसेस पहले नहीं ली गई हैं वो अब ले ली जाए। जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, प्रोजेक्ट के साथ ही उसकी क्लियरेंसेस ली जाती हैं। अगर तब नहीं ली गई तो हम उसे बाद में ले रहे हैं, जिसको हमने बोला एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस, मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस। उस क्लियरेंस का इंपैक्ट पास्ट में भी आएगा, उस क्लियरेंस की इफेक्टिवनेस जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तब से जाएगी। जो चीज पहले इलीगल हो रही थी मैंने उसे रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस देके क्या कर दिया, लीगल कर दिया। अब कोर्ट ने यहां पे क्या बोला, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने तो जो बोला उससे पहले हाई कोर्ट ने भी यही बोला। हाई कोर्ट ने बोला कि सिर्फ एनवायरमेंटल वायलेशंस हो रहे हैं, मद्रास हाई कोर्ट का यहां पे ये स्टेटमेंट था कि सिर्फ एनवायरमेंटल वायलेशंस हो रहे हैं, उसके बेसिस पे किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज की बहुत ही एक्सट्रीमली निंदा की और उन्होंने ये बोला कि ये करना तो एक तरीके से ऐसा माना जाएगा कि इलीगैलिटी को हम लीगल बना रहे हैं। ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है क्योंकि कानून के लिए सब एक समान है। क्यों तुम जो लोग डेवलपमेंट वो कर रहे हैं उनको तुम एनवायरमेंट कंसर्न्स में ध्यान ही नहीं दे रहे हो, वेराज उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, वो जानते हुए गलती कर रहे हैं तो वो तो आर्टिकल 14 भी वॉयलेट कर रहे हैं, आर्टिकल 21 जो एक हेल्दी और पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट है वो भी वॉयलेट कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात ये है कि ये दोनों चीजें वो कंपनीज, वो इंडस्ट्रीज, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जानते हैं। सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये दोनों आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं वॉयलेट हो रहे हैं, नोइंगली हो रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे रिलाई किया दो केसेस पे, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है और एल्मेबिक फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस रोहित 2020 का केस है। दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात बोली थी कि एनवायरमेंटल मैटर्स में एक्स पोस्ट फैक्टो या फिर रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस बिल्कुल एनवायरमेंट केसेस में अलाउड ही नहीं है। एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब कि एनवायरमेंटल लॉ में कोई भी वक्त पे जो क्लियरेंस ली गई वही कंसिडर होगी। आप ये नहीं कर सकते कि बाद में क्लियरेंस देके और ये बोलें कि इसे पहले भी कंसिडर कर लेते हैं, नहीं, पास्ट एप्लीकेशन भी कर लेते हैं, नहीं, ये कॉन्सेप्ट एनवायरमेंटल लॉ में बिल्कुल भी नहीं लग सकता है। यही बात कोर्ट ने ऑलरेडी कॉमन कॉज के केस में भी बोली, एल्मेबिक फार्मास्यूटिकल्स के केस में भी यही सेम बात बोली। और अल्टीमेटली यहां पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये बहुत ही क्लियरली बोल दिया दैट डेवलपमेंट कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इलीगैलिटी कैन नॉट बी लीगलाइज्ड। देयरफॉर नोटिफिकेशन को उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया, नोटिफिकेशन हटा दी गई है। जो भी उस नोटिफिकेशन से प्रोजेक्ट्स आए उनको क्लोजली स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। जो 2021 का ऑफिस मेमोरेंडम था जो ऐसा ही सिमिलर एस्पेक्ट लेकर आया था उसको भी उन्होंने हटा दिया है। सेंटर को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आगे से आप ऐसा कुछ भी इशू नहीं करेंगे जो एक्सपोस्ट एनवायरमेंटल के एस्पेक्ट में है और स्पेशली EIA नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जाता है। जब EIA नोटिफिकेशन ने बोला है कि कैटेगरी ए में सेंटर, कैटेगरी बी में स्टेट और हर किसी को प्रॉपर असेसमेंट करवाना होगा, प्रॉपर परमिशन लेनी होगी, तो क्यों आपने यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए, क्यों सिर्फ डेवलपमेंट के कॉस्ट पे आपने एनवायरमेंट को इतना बड़ा नुकसान होने दिया। एट द सेम टाइम 2017 तक के जो ऑर्डर्स थे वो कंप्लीटली वैलिड है, पर 2017 के बाद जो इस नोटिफिकेशन के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं उनको बहुत ही क्लोजली स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। इफ यू एक्चुअली सी द डेटा तो ऑलमोस्ट 55 to 60 प्रोजेक्ट्स को काफी ज्यादा फायदा हुआ था ड्यू टू दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन विच इज अ वेरी बिग नंबर, राइट। एनवायरमेंट, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि एनवायरमेंट पे एक बार इंपैक्ट हो जाए ना तो इट इज क्वाइट इरिवर्सिबल, राइट। तो डेवलपमेंट के कॉस्ट पे हम
नहीं कर सकते. So this was our first news. Moving on to the next very important news, जो आप सब ने अपने Instagram, social media पे definitely देखी होगी, that a travel YouTuber Jyoti Malhotra, she's from Haryana, she was arrested for spying for Pakistan, which is the most important news because यहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923 इन्वोक किया गया है अगेंस्ट हर. अब शी वॉज अरेस्टेड फ्रॉम हिसार इटसेल्फ एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अगेंस्ट भी केस बना है, बीएनएस के भी कुछ प्रोविजंस लगाए गए हैं और एलिगेशन है टू स्पाई फॉर. यहाँ पर इस चीज के लिए द वर्ड दैट वी यूज इज एस्पियोनाज. एस्पियोनाज क्या होता है? एक तरीके से स्पाई करना होता है. जैसे आप लोगों ने राजी मूवी देखी होगी तो आलिया भट्ट was a spy for India in Pakistan. So that is espionage. जब आप किसी भी एक कंट्री के लिए, किसी भी एक कंपनी के लिए, एंटिटी के लिए एक दूसरी जगह जाके नोइंगली स्पाई करते हैं ताकि आप उनके सीक्रेट्स निकाल पाए, दैट इज एस्पियोनाज. तो इस ग्राउंड पे, इस एलिगेशन पे अरेस्ट किया गया था. अब यहाँ पर एक्यूजेशन था कि उन्होंने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड थी वो पाकिस्तान हाई कमिश्नर को यहाँ पर लीक की थी. एट द सेम टाइम केस बना बीएनएस सेक्शन 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 दोनों के तहत. तो एक एक करके समझते हैं कि क्या ये सेक्शंस हैं एंड क्या इनका पर्पस है. उससे पहले थोड़ा सा एस्पेक्ट ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इन्हें अरेस्ट क्यों किया गया. जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जो पाकिस्तान हाई कमीशन है उसको हमने ऑलरेडी पर्सोना नॉन ग्राटा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था. नाउ व्हाट इज पर्सोना नॉन ग्राटा? पर्सोना नॉन ग्राटा इज जब जो होस्ट कंट्री है वो ये डिक्लेयर कर दे कि अब जो आप हमारे मेहमान हो, जो भी आप डिप्लोमैट्स हो, यू आर नॉट वेलकम टू आवर कंट्री. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हाई कमीशन was declared as persona non grata. India as a host उसने पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिसर्स को बोल दिया that you are no longer welcome in our country. आप अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं. बिकॉज पहलगाम अटैक में इंटेलिजेंस लैब्स ठीक है, बट एट द सेम टाइम एक बड़ी कड़ी समझ आ रही थी जहां पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन लैप्सेस थे, लीकेजेस थे. अब जब वो कड़ियां जुड़ने लगी तो ये पता चला दैट ज्योति वाज ऑलरेडी कनेक्टेड टू पाकिस्तान हाई कमीशन वीजा के लिए बिकॉज वो ट्रैवल पर्पज से, बिकॉज शी वाज अ ट्रैवल यूट्यूबर, वो दो बार एग्जैक्टली पाकिस्तान गई. तो वहां पर इट इज एलिजिड कि ये वहां पर आईएसआई के लोगों से भी मिली और भी बहुत लोगों से मिली एंड ये अपने व्लॉग्स के थ्रू, ट्रैवल व्लॉगिंग के थ्रू इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स है, जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं उसके अराउंड जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा लीक की टू पाकिस्तान. सो आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर हैपेंड और ये कड़ियां जुड़ने लगी, द पाकिस्तान हाई कमीशन वाज डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा. तो वन ऑफ द पर्संस ऑफ पाकिस्तान हाई कमीशन, उनका कनेक्शन मिला टू ज्योति मल्होत्रा जिसके थ्रू शी केम इन लाइमलाइट. अब यहाँ पे केस लगा है ऑफ सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस. बीएनएस इसलिए क्योंकि केस 1 जुलाई 2024 के बाद हुआ है. अगर इससे पहले कोई केस होता है तो वो होता है आईपीसी में. अब जो भी केसेस हो रहे क्रिमिनल वो हो रहे भारतीय न्याय संहिता में. तो ये ऑफेंस क्या है? ऑफेंस ये है कि अगर कोई भी इंसान चाहे वो फॉरेनर है, चाहे वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर वो किसी भी तरीके से ऐसा कुछ प्रमोट कर रहा है कि देश टूट जाए, सोसाइटी में कहीं एक तकरार हो जाए, रिबेल कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, मतलब कि लोगों को देश से तोड़ने की भावना, देश को तोड़ने की भावना, कुछ भी ऐसा आप प्रमोट कर रहे हैं बोल के, सोशल मीडिया के थ्रू, नॉर्मल मीडिया के थ्रू या फाइनेंशियल मीन्स, मतलब अगर आप उस चीज के लिए सिर्फ एक अमाउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने कुछ बोला नहीं, एक पर्सन ने कुछ बोला नहीं, बट सिर्फ पैसा प्रोवाइड किया दैट डू दिस, इवन दैट पर्सन वो सेक्शन 152 में लायबल होगा. अब यहाँ पे 7 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है अलोंग विथ फाइन.
पर यहाँ पर एक एग्जेम्पशन है, अब क्योंकि इस चीज का एक मिसयूज भी हो सकता है, तो लॉ ने क्लियरली ये बोला है कि अगर आप पीसफुल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं गवर्नमेंट का, वो सेक्शन 152 में नहीं आएगा। सेक्शन 152 में कुछ ऐसी बातें आएंगी जो कहीं ना कहीं एक इंसान को उकसा रही है कि सरकार गिरा देनी चाहिए, सरकार के खिलाफ वॉयलेंस करना चाहिए, दंगे फसाद करने चाहिए। ऑल ऑफ दैट इज सेक्शन 152। अगर आप पीसफुल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी पनिशेबल नहीं है और वो अलाउड है। तो ये एग्जेम्पशन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, नोइंग कि आजकल आर्टिकल 19 वैसे ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में। ठीक है, सो यहां पर पहला जो सेक्शन चार्ज लगा वो था सेक्शन 152 का। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्या है 1923 का। ब्रिटिश एरा का ये कानून है। अब इस कानून के तहत ब्रिटिशर्स लेकर आए बट वी स्टिल फॉलो इट, एंड इस एक्ट का जो पर्पस है वो ये है कि इंडिया की सॉवरेनिटी, इंडिया का डिफेंस, इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करें फ्रॉम एस्पियोनाज। एज आई टोल्ड यू, एस्पियोनाज का मतलब है स्पाई करना या फिर अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर्स, मतलब ऐसी बातें लीक करना जो ऑथराइज नहीं है। डेफिनेटली ऑफिशियल्स के साथ तो कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, पर आगे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अनऑथराइज्ड, ये चाहे इंटेंशनली हो या मिस्टेक से हो, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि वो इंफॉर्मेशन अनऑथराइज्ड वे में डिस्क्लोज हुई है। तो किसी भी तरीके से अगर कंट्री की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी या कंट्री के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, कंट्री का डिफेंस क्वेश्चन मार्क लगता है उस पे, तो वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आ सकता है। और इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आम जनता आएगी, नहीं। अगर यहाँ पे कोई एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, चाहे आम जनता है, चाहे फॉरेन का कोई पर्सन है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास ऐसी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, एनी पर्सन, चाहे वो डिप्लोमैट हो, कोई भी हो, अगर वो इंडिया के खिलाफ काम करना चाह रहा है उस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के तहत, तो वो यहाँ पर डेफिनेटली आएगी। और इसमें कवर होती है सारी की सारी सेंसिटिव गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, चाहे उसमें मैप्स हो, चाहे उसमें कोई भी कोऑर्डिनेट्स हो, चाहे उसमें कोई भी प्लान ऑफ एक्शन हो, चाहे उसमें कोई भी डेटा हो, एनीथिंग, कोई फाइल है, एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन अगर वो लीक हुई तो वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आ सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है that something huge has to happen. Anything is included here. Any conversation was leaked, any maps were leaked, any plan of actions were leaked, everything is covered. What matters is that it was sensitive in nature, something जो potential है कि इन सारे aspects को impact कर सकता है। ये सब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कवर करता है। और यहां पर मेजर जो केस बना है वो बना है सेक्शन 3 और सेक्शन 5 का। सेक्शन 3, स्पाइंग इज एन ऑफेंस। अगर कोई भी कलेक्ट कर रहा है अनऑथराइज्ड वे में, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है या फिर उसे पब्लिश कर रहा है जो एनिमीज के लिए यूजफुल है, कि कोई भी इंसान जिसको अथॉरिटी नहीं है वो डेटा कलेक्ट करने की, वो डेटा को कम्युनिकेट करने की, वो डेटा को पब्लिश करने की, वो सिर्फ एनिमीज को हेल्प करने के लिए अगर ऐसा कुछ भी कर रहा है, दैट पर्सन इज नोन टू स्पाई। अब यहां पर अगर ये स्पाई आर्मी के रिगार्ड में है तो सजा 14 साल तक हो सकती है, वेयर एज अगर बाकी और सारे फैक्टर्स है तो सजा केवल 3 साल। बट अगर आर्मी के फैक्टर्स पे आप स्पाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ज्योति मल्होत्रा इन दिस केस, तो 14 साल तक की सजा भी हो सकती है। रॉन्गफुल कम्युनिकेशन, चाहे अनइंटेंशनल, आई टोल्ड यू, चाहे इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, अगर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर है, तो इट इज अ रॉन्गफुल कम्युनिकेशन, पनिशेबल अंडर सेक्शन 5 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ठीक है, इसकी सजा भी 3 साल है। ओके, एंड इवन
किसी भी ऐसे एक्ट को अटेम्प्ट करना या अबेट करना, या तो आप कोशिश कर रहे हैं ऐसा कुछ करने की बट आप नाकामयाब रहे बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एक्स वाई जेड फैक्टर, या फिर आप किसी को उकसा रहे हैं, वो भी एक ऑफेंस है एंड दैट इज अंडर सेक्शन 9। जो मेजर दो सेक्शंस लगे हैं ऑन ज्योति मल्होत्रा आज सेक्शन 5 एंड सेक्शन 3 एंड सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस, ये तीन सेक्शंस लगे हैं। द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अराउंड दिस दैट इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर द अथॉरिटीज कि वो जो भी डिस्क्लोजर्स हैं उन्हें पब्लिक करे, जो भी इन्वेस्टिगेशन हैं उनको पब्लिक करे, क्योंकि ये जो डिस्क्लोजर्स होंगे इन्वेस्टिगेशन के, ये भी कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो इवन इनके पास एग्जेम्पशन है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कि वो इस चीज को भी डिस्क्लोज ना करे, विच इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ओके, मूविंग ऑन to what is presumption of constitutionality. Basically, we already have read in April CLK कि वक्फ बिल जो आया था, जो मीर एक्ट आया था, उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जहां पे आर्टिकल 26 के तहत, आर्टिकल 25 के तहत बहुत से चैलेंजेस किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं दिया है बट इट हैज रिजर्व्ड इट्स डिसीजन टू बी प्रोनाउंस। तो यहाँ पर उन्होंने एक टर्म यूज किया था दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। एक बार फिर से बहुत ब्रीफली देख लेते हैं क्या चैलेंजेस के लिए क्वेश्चन किया गया था वक्फ एक्ट को इन द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज थे, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज काफी पुरानी भी हैं एंड सबके रजिस्ट्रेशन पेपर्स नहीं है। सो दिस वाज वन ऑफ द वेरी बिग आर्ग्यूमेंट्स पिटिशनर्स का, जो ये कह रहे थे कि वक्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और जो ये अमेंडमेंट्स है इन्हें हटाना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला था कि जब पेपर वर्क ही नहीं है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, और अब वो पेपर्स लाना पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी का स्टेटस चेक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू होगा, चैलेंज होगा, दैट रियली नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। देन कंसर्न्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर, कि डिस्क्रिमिनेशन काफी किया जा रहा है। एट द सेम टाइम रिलीजियस फ्रीडम का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। बोथ of them concerned related to कि नॉन मुस्लिम्स को अब वक्फ बोर्ड में एक पार्टिसिपेशन देने की बात की जा रही थी थ्रू द अमेंडमेंट। एट द सेम टाइम अब जैसे ये बोला गया कि सिर्फ वो लोग वक्फ में प्रॉपर्टी दे पाएंगे जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं फॉर एटलीस्ट 5 years। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का रिलीजियस फ्रीडम इम्पैक्ट कर रहा है। नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वक्फ बोर्ड में इंक्लूड करना, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन के काफी सारे एस्पेक्ट्स को हाईलाइट कर रहा था फॉर द पिटिशनर्स। एट द सेम टाइम माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं, यहाँ पर मुस्लिम्स बीइंग अ माइनॉरिटी, उनके जो राइट्स हैं उनके एस्पेक्ट्स में, आर्टिकल 26 के एस्पेक्ट्स में, रिलीजियस डिनोमिनेशन के इंटरप्रिटेशन के एस्पेक्ट्स में, a lot of major decisions would be taken by the Supreme Court. So let's see. अभी तो वेकेशन चल रहा है, आई गेस जुलाई द डिसीजन इज अवेटेड। सो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। दिस बेसिकली मीन्स कि कोर्ट हमेशा ये मान के चलता है कि कोई भी जो कानून है वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड्स में बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। तो हमेशा ये प्रिजम्पशन का मतलब होता है माना जाना। ये माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है जब तक अदरवाइज प्रूव नहीं किया गया है। तो कोई भी जो लॉ आता है जो ऑलरेडी बना हुआ है, कोर्ट ऑलवेज प्रिज्यूम्स कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। जब कोई भी पिटिशन आएगी, जब कोई भी एलिगेशन आएगा, प्रूव करना होगा पिटिशनर को कि क्यों उन्हें लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्यों उन्हें लगता है कि यहाँ उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, और फिर ही कोर्ट डिसीजन लेगी ऑन द बेसिस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। पिटिशन के बेसिस पे डायरेक्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो वक्फ एक्ट था, कोर्ट ने ये बोला कि हमने ये नहीं बोला है स्टे लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्टेटस चेंज नहीं करेगी वक्फ प्रॉपर्टी का टू नॉन वक्फ प्रॉपर्टी, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं देता है। तो यहाँ पर इस रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था हम ये नहीं कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर जब तक डिसीजन नहीं आ जाता है वी आर प्रिज्यूमिंग दैट इट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट द लेटर स्टेज। तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाने की जिम्मेदारी किस पर है?
यहाँ पिटिशन जो चैलेंज कर रहे हैं उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को, उन्हें ये प्रूव करना होगा कि कैसे उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट यहाँ पर वायलेट हो रहे हैं, और तब तक जो लॉ है वो इफेक्टिव रहता है जब तक डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाता। जैसे सेक्शन 377, सेक्शन 377 या फिर सेक्शन 497, सेक्शन 377 रिलेटेड है सेम सेक्स मैरिजेस से। इंडिया में सेम सेक्स रिलेशन से, तो सेम सेक्स रिलेशन इंडिया में पहले अलाउड नहीं थे। नवतेज सिंह जौहर के बाद कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 377, सेक्शन 377 क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो 2017 तक ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता था, पर अब 2017 के बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, ये बोलने के बाद कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया है, अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिमिलरली सेक्शन 497 रिलेट करता है अडल्ट्री से, तो अडल्ट्री में भी यही एक एस्पेक्ट है कि एक वक्त तक अडल्ट्री वाज एन ऑफेंस, पर ओनली पनिशेबल होते थे यहाँ पर मेन। अब इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ उसके बाद से ही ये कंसिडर हुआ कि अब अडल्ट्री कंसिडर एज एन ऑफेंस कंसिडर नहीं होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं होते कानून वैलिड रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। मूविंग ऑन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ दिस ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लैट पर्सपेक्टिव, चाहे जीके हो चाहे लीगल हो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वन लाइनर्स पर्सपेक्टिव। आर्टिकल 143 को इन्वोक करते हुए मैडम प्रेसिडेंट ने यहाँ पे 14 मेजर क्वेश्चंस पूछे थे इन रिगार्ड टू स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। जो डिसीजन अप्रैल 8 को दिया था, ऑलरेडी एक लैंडमार्क डिसीजन था, बहुत ही डायरेक्शन चेंजिंग यहाँ पर एक डिसीजन था, बहुत चीजों को इम्पैक्ट करने वाला था। अब हम इस ऑलरेडी डिसीजन को ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं वंस और ट्वाइस, सो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो वंस, गो थ्रू दैट डिसीजन वंस अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर बहुत प्रॉपर्ली समझ नहीं आएगा। तो पहले वो वीडियो देखो और फिर एक बार ये देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो आर्टिकल 143 को यहाँ पर इन्वोक किया। आर्टिकल 143 एग्जैक्टली है क्या? आर्टिकल 143 इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की काफी सारी ज्यूरिसडिक्शन है। आर्टिकल 131 इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब जो मामला डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। 132 से 134 इज एपलेट, कि कोई भी मामला अपील में सुप्रीम कोर्ट कब जा सकता है। ऐसे ही आर्टिकल 143 इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इज जब प्रेसिडेंट सवाल पूछ सकते हैं, एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो यहां पर आर्टिकल 143 क्लॉज 1 कहता है कि प्रेसिडेंट कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पूछ सकते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस का, जो या तो अभी उठा है या फिर उन्हें लगता है कि हाँ यार ये सवाल आगे आने वाले वक्त में आ सकता है, तो वो पहले ही ये सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो किसी कानून से रिलेटेड हो सकता है, चाहे किसी भी फैक्ट से रिलेटेड हो सकता है। एंड आर्टिकल 143 क्लॉज 2 ये बोलता है कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं किसी भी अग्रीमेंट से, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की कोई ट्रीटी है, कोई अग्रीमेंट है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, तो कुछ भी ऐसा अगर डिस्प्यूट आया है उस पर भी एडवाइस मांगी जा सकती है। और आर्टिकल 145 ये क्लियरली बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी एडवाइस मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, चाहे तो आर्टिकल 143(1) में या फिर 143(2) में, तो ये मैटर 5 या 5 से ज्यादा जजेस का बेंच कंसिडर करेगा, सुनेगा। अब 5 जजेस या 5 से ज्यादा बेंच को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में द मैटर ऑफ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि आर्टिकल 143(1) में अगर प्रेसिडेंट किसी भी एक पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर से सवाल पूछने आई है, तो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो जवाब दे या ना दे। इट इज चॉइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब यहां सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है, मैं जवाब नहीं दूंगा, जैसा बहुत सारे केसेस में हुआ भी है। एंड आर्टिकल 143(2) जहां डिस्प्यूट आया है किसी भी ऐसे ट्रीटी से या फिर अग्रीमेंट से, वहां पर इट इज मैंडेटरी कि सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन दे।
तो जहां पब्लिक एस्पेक्ट्स है वहां पर इट इज द चॉइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जवाब देना है या नहीं, पर जहां डिस्प्यूट है किसी अग्रीमेंट से रिलेटेड वहां कंपल्सरी है उनका जवाब देना। बट वेरी इंपॉर्टेंट अनदर पॉइंट कि ये लीगली बाइंडिंग डिसीजन नहीं होता है, ये कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं। जो भी जवाब देता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 के सवालों का, वो कोई डिसीजन नहीं है, वो कोई जजमेंट नहीं है, वो बस एक एडवाइस है, और एडवाइस तो मानना ना मानना सुनने वाले पे डिपेंड करता है। तो दिस इज नॉट लीगली बाइंडिंग अगर एडवाइस दी गई है तो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब आर्टिकल 143 आज पहली बार इंडिया में नहीं लगाया जा रहा है, आज से पहले बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस में लगाया जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल रे बरूबरी केस, यहाँ पर कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को देनी थी, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ने सवाल पूछा था कि क्या हक है कि इंडिया का कोई एक हिस्सा किसी और कंट्री को दिया भी जा सकता है। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। राम जन्मभूमि केस, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस देने से मना कर दिया था। जब बाबरी मस्जिद वाला सीन हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट आई विल नॉट गिव माय एडवाइस इस मैटर में, क्योंकि अब ये लीगल मैटर से ज्यादा पॉलिटिकल मैटर बन गया है। यूसीसी के रिगार्ड्स में सवाल पूछा गया, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के हार्मोनाइजेशन के रिगार्ड्स में सवाल पूछे गए। देन अयोध्या लैंड डिस्प्यूट जब हुआ था, जब लैंड असाइन किया गया था टू मुस्लिम्स डिफरेंटली एंड फॉर द टेम्पल डिफरेंटली, तो उस रिगार्ड्स में सवाल पूछे गए थे। इस बार जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 200 जो ये बोलता है कि गवर्नर किस तरीके से कंसेंट अपना दे सकता है, दैट इज आर्टिकल 200। और आर्टिकल 201 ये बोलता है कि अगर गवर्नर ने वो बिल प्रेसिडेंट के लिए संभाल के रखा तो उसका क्या यहाँ पर स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ठीक है। अब जो हमारा डिसीजन आया गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के लिए तो टाइमलाइन इशू किया ही किया आर्टिकल 200 के तहत, उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए भी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन इशू कर दी कि अगर आपके पास बिल पहली बार आया है तो आपके पास 3 महीने का वक्त है। इस तरीके से उन्होंने टाइमलाइंस इशू कर दी कि आपके पास मैक्सिमम इतना वक्त होगा जितने में आपका कंसेंट दे देना चाहिए, और अगर कंसेंट उतने वक्त में नहीं दिया तो क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड कंसेंट मान लिया जाएगा। डीम्ड कंसेंट क्या होता है? डीम्ड कंसेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो अगर किसी एक सिचुएशन में टाइमलाइन है 3 महीने की, तो अगर 3 महीने में कंसेंट नहीं दिया तो क्या मान लेंगे, कंसेंट मिल गया। ये सुप्रीम कोर्ट का यहां पर कहना था। तो यहां पर एक मेजर जो क्वेश्चन उठा वो ये था कि जब टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड ही नहीं किया तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 142 को यूज करते हुए एक एक्स्ट्रा स्टेप लिया, जो कंप्लीट जस्टिस का पॉइंट उठाया, क्या वो एक्चुअली सही है या गलत? और दूसरा, यही जो मैंने आपको बोला, जो ये डीम्ड असेंट वाला बात है, क्या ये पावर्स में है सुप्रीम कोर्ट की कि आप एक इतना बड़ा स्टेप लो? तो ये करते हुए टोटल 14 सवाल पूछे गए। एक एक करके हम बहुत ब्रीफली इन सवालों को कंसिडर करते हैं, बहुत डिटेल में कंसिडर नहीं करेंगे, बस बहुत ब्रीफली समझेंगे कि एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है। कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है, जो उनका चॉइस है, क्या उस पर जुडिशियल स्क्रूटनी लग सकती है, क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला कि जो भी, अगर मान लो प्रेसिडेंट ने मना कर दिया या गवर्नर ने मना कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला था कि जो भी रीजन होगा उस रीजन पे जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। अब क्या ये चीज सही है? गवर्नर ने हाँ बोला तो ओके, नहीं बोला तो कोर्ट में मामला चलेगा। तो कहीं ना कहीं इज इट फेयर? क्या यहाँ पे जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का जो एक सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला एस्पेक्ट है, कहीं वो बहुत ज्यादा ओवरलैप तो नहीं कर रहा? इस तरीके से तो कहीं ना कहीं जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के हर एस्पेक्ट में इंटरफेयर कर रही है। सो दिस वाज नॉट फेयर इन द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज सीक्ड वाज दिस। सेकंड, डेडलाइंस क्या एक्चुअली कोर्ट प्रिस्क्राइब कर सकती है? क्योंकि आर्टिकल 200 और 201 में तो कोई डेडलाइंस नहीं है, तो आपने इतनी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस कैसे प्रिस्क्राइब की? एंड आर यू इवन अलाउड टू प्रिस्क्राइब द डेडलाइंस देयर? आर्टिकल 142 क्या यूज किया जा सकता है प्रोसीजरल मैंडेट्स के लिए? आर्टिकल 142 का जो पर्पस है वो ये है, जहां पर पार्टीज के पास जस्टिस का कोई और एस्पेक्ट नहीं है, जहां पर
कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करनी है पार्टीज को, उस वक्त पे आर्टिकल 142 अक्सर सुप्रीम कोर्ट यूज करता है। तो क्या यहाँ पर जरूरी था कि आप इतना स्ट्रिक्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर रहे हैं आर्टिकल 142 के तहत, नॉट जस्ट फॉर द गवर्नर बट ऑल्सो फॉर द प्रेसिडेंट, जिनके बारे में तो सवाल था भी नहीं। सवाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के लिए था, और बार बार गवर्नर के लिए ही उठता है कि गवर्नर साइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्टेट में कानून लागू नहीं हो पा रहे, चाहे वो पंजाब हो, केरला हो या तमिलनाडु हो। पर यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए भी टाइमलाइंस इशू करना, वाज दैट अलाउड, वाज दैट फेयर, एंड इज इट अलाउड अंडर आर्टिकल 142? मूविंग ऑन, अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो हम मान लेंगे कि असेंट दे दिया है। क्या ये प्रोसीजरली सही है? बहुत से और एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत से और रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से डिले हुआ है, बहुत से और फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से डिले करवाया जा रहा है। तो एक डीम्ड कंसेंट वाले की वजह से तो हम कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की जो पोस्ट है, उसकी जो सैंक्टिटी है, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको काफी ज्यादा कम कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे तो सरकार का विद इन टाइम ये एटीट्यूड भी आ सकता है कि चलो ठीक है, दैट इज जस्ट फॉर नेम सेक। ऑलरेडी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन इंडिया आर नोन एज रबर स्टैम्प्स, कि भाई उनका काम है सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर्स करना। अगर उसमें भी आपने हमें एक टाइमलाइन दे दी और अगर हमने उसमें साइन नहीं किया तो आपने मान ही लिया असेंट, देन व्हाट इज द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट? वो सवाल प्रेसिडेंट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से पूछा। अल्टीमेटली क्या ये जरूरी है कि बिल प्रेसिडेंट को रेफर किया जाए? अगर गवर्नर ने एक बिल को रिजर्व किया है, आर्टिकल 201 ये बोलता है कि अगर कभी भी बिल रिजर्व किया गया है फॉर द प्रेसिडेंट तो क्या प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएंगे। तो इज इट नेसेसरी कि हर बिल को प्रेसिडेंट के पास जाना? अक्सर जहां पर भी सेंटर के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, सेंटर लॉज के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं विच कोइंसाइड विद द स्टेट लॉज, वहां पर प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है। तो इज इट कंपल्सरी कि वो बिल जाएगा ही जाएगा? देन क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस ऑफ पावर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट बैलेंस। ये अक्सर मैं अपनी क्लास में भी आपको बताती हूँ, शायद पहले सेशंस में भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट द बैलेंस, बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। कहीं भी किसी एक पर्सन को अगर राइट्स मिल रहे हैं तो साइमल्टेनियसली उसका बैलेंस डेफिनेटली क्रिएट किया जाएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स अ बैलेंस बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। एग्जीक्यूटिव separation of powers which is in article 50 primarily। तो क्या वो सैंक्टिटी यहाँ पर मेंटेन रह रही है? कहीं सुप्रीम कोर्ट वो तो नहीं वायलेट कर रही है ऑफ एक्सेसिव इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशरी इनटू एग्जीक्यूटिव? ये एक बहुत ही अहम सवाल था। देन स्टेट्स को आर्टिकल 131 के तहत पहुंचना है या आर्टिकल 32 के तहत? अब ये सवाल क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली ये बोला कि अगर टाइमलाइन के अंडर नहीं कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ना मैंडेमस की रिट भी इशू कर सकते हैं। मैंडेमस इज जब आप कंपेल कर रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी को केस फाइल कर अपना काम करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि अगर टाइमलाइन में नहीं कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए मैंडेमस की रिट इशू हो सकती है। तो यहां पर प्रेसिडेंट का ये सवाल था टू द सुप्रीम कोर्ट कि जो स्टेट्स अगर कल को अग्रीव्ड है, कल को असेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या उन्हें आर्टिकल 131 का रास्ता अपनाना चाहिए, मतलब कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, या फिर रिट का रास्ता अपनाना चाहिए? और क्या अगर ये रिट का रास्ता है तो क्या ये सही है? मैंडेमस तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए लगाई नहीं जा सकती। सो इज इट राइट टू इम्पोज इतना स्ट्रिक्टनेस ऑन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर असेंट देने के लिए टू अ बिल? तो दैट वाज द क्वेश्चन कि अब एग्जैक्टली कौन से रास्ते खुले हैं स्टेट के लिए टू अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। Did framers envision judicial regulation of executive discretion? वही सवाल जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्या उन्होंने भी ये कंसिडर किया होगा कि एग्जीक्यूटिव मतलब कि प्रेसिडेंट गवर्नर जो एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, क्या उसके एस्पेक्ट्स में, उनके डिसीजंस में, उनके डिस्क्रिशंस में क्या जुडिशियल रेगुलेशन इतना ज्यादा होगा, क्या जुडिशियल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा होगा? देन क्या सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइंस स्टेट की पावर्स कहीं कम कर रही है? क्योंकि यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो एक फैक्टर है वो कहीं
ना कहीं वीक हो रहा है। मतलब अगर प्रेसिडेंट के एस्पेक्ट में बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे वो काम करता है, तो देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स टू बी सीन। तो स्ट्रिक्ट डेडलाइंस जब आप सेट कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस जब आप सेट कर रहे हैं, तो जो स्टेट की खुद की पावर्स है, स्टेट एज इन द गवर्नमेंट हियर, जो उनकी खुद की पावर्स है, वो कहीं ना कहीं वीक हो रही है। एंड क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है टू डू दैट? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा रहा है? एंड जो रिसेंट रूलिंग्स है कॉन्ट्रोडिक्ट द पास्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, क्योंकि अभी जो हमारा डिसीजन आया, पहले भी डेफिनेटली ये बोला गया कि हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं, एक टाइमलाइन होना चाहिए फॉर द गवर्नर्स, डिले नहीं होना चाहिए, बट उसमें भी इतनी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन सेट करने के साथ साथ प्रेसिडेंट के लिए टाइमलाइंस असाइन करना एंड एट द सेम टाइम मैंडेमस के रिट के रास्ते खोलना ऑल्सो अगर मना होता है, तो उस चीज में जुडिशियल रिव्यू के एस्पेक्ट करना, क्या ये सारे पुराने डिसीजंस को कहीं ना कहीं ओवर रूल नहीं करते? एंड क्या ये ओवर रूलिंग ऑफ द डिसीजंस जस्टिफिएबल है? क्या ये नेसेसरी है? जो इंटर इंस्टीट्यूशनल क्लैशेस ऑलरेडी, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, दैट इज the most important thing in the country, basic structure of the country and of the constitution. तो यहाँ जो ये डिसीजन है, इससे कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का पर्सपेक्टिव था कि इससे हम जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो फेडरल क्लोथ है हमारी कंट्री का, फैब्रिक है हमारी कंट्री का, सेंटर स्टेट रिलेशंस है, उसके एस्पेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। पर कहीं ना कहीं इस चीज से और ज्यादा हमारा फेडरल स्ट्रक्चर वीक हो गया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं खटास और ज्यादा एक तरीके से बढ़ गई है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। क्या कोर्ट्स इंटरवीन कर सकते हैं बिफोर अ बिल बिकम्स अ लॉ? क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो 10 बिल्स तमिलनाडु के पेंडिंग थे, उन्होंने उसे गवर्नर के असेंट के बिना ही पास करवा दिया और ये बोल दिया कि ये कानून बन गए। तो यहाँ पे क्या कोर्ट्स के पास डेफिनेटली पावर है जुडिशियल रिव्यू की, कि कोई कानून अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो कोर्ट में ले जाया जा सकता है। बट अगर अभी कोई एक बिल ही है, कानून बना नहीं है, तो क्या उसे भी कोर्ट में ले जाया जा सकता है? एंड अल्टीमेटली क्या ये स्टेट लेजिस्लेचर की इंडिपेंडेंस को इंपैक्ट करता है? एंड एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी अब किसकी तरफ है? पार्लियामेंट की तरफ है या कोर्ट की तरफ है? उनको जवाब किसको देना है? सुप्रीम कोर्ट को देना है, हाई कोर्ट को देना है, लेजिस्लेचर को देना है, पार्लियामेंट को देना है? तो यहां पर अल्टीमेटली इफ यू वुड सी, तो मोर और लेस जो क्वेश्चंस थे बाय द मैडम प्रेसिडेंट टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो इसी पॉइंट के अराउंड थे दैट इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सो इज इट फेयर दैट इवन एग्जीक्यूटिव में जुडिशरी इतना ज्यादा इंटरफेयर कर रही है, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस लगाई जा रही हैं? कहीं ही जुडिशियल ओवर रीच तो नहीं है? जुडिशियल ओवर रीचेस जब जुडिशरी एक बड़ा स्टेप ले लेती है और वो इंटरफेयर करने लगती है इनटू द एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी एग्जैक्टली किसकी तरफ सेट करनी है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस इज, मेन एस्पेक्ट इज टू सेट द अकाउंटेबिलिटी। तो वहां पर वो अकाउंटेबिलिटी किसकी तरफ सेट की गई है? And if courts, then why? So all of these important questions were seeked by President Murmu from the Honorable Supreme Court. There has yet not been any confirmation. I guess May first week के around ये question seek किए गए थे, but no yet confirmation around a bench to be formed and क्या यहाँ पर progress है। अब since ये public opinion वाले aspects हैं, तो ये आर्टिकल 143 clause 1 में जाएंगे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो इस बात में जवाब दे या ना दे। ठीक है, मूविंग ऑन, अगेन एक इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी ऑफ दिस मंथ, ANI वर्सेस मोहक मंडल डेफेमेशन केस। तो एज आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ कि ये केस स्टार्ट हुआ था एज कॉपीराइट केस, कन्वर्ट हुआ एक्सटॉर्शन में, और अल्टीमेटली एक डेफेमेशन का केस फाइल हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो पहले तो इसका टाइमलाइन देखते हैं। दिस इज अ फेमस यूट्यूबर मोहक मंडल, इफ यू माइट नो। तो एग्जैक्टली यहाँ हुआ क्या था, कॉपीराइट स्ट्राइक्स इशू की गई थी मोहक मंडल के चैनल के अगेंस्ट। कॉपीराइट स्ट्राइक्स क्या होती है? अगर कोई भी यूट्यूब चैनल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट करता है, वॉयलेशन ऑफ कॉपीराइट करता है। अब कॉपीराइट क्या है ये डिटेल में समझते हैं अगले 2-3 मिनट में। अब अगर कहीं भी वॉयलेशन ऑफ कॉपीराइट होता है तो उस
उस चैनल के अगेंस्ट एक कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाती है, इशू की जा सकती है। तो ये रूल है यूट्यूब का, 3 स्ट्राइक्स एंड द चैनल इज डिलीटेड। तो एएनआई ने 2 वीडियोस को यूज करने के लिए, एएनआई की 2 वीडियोस यूज की थी मोहक मंडल के यूट्यूब चैनल ने। एक कुछ 11 सेकंड की ऑपरेशन सिंदूर की वीडियो थी, और एक कुछ 14 सेकंड अराउंड की वीडियो थी एएनआई की आरजी कार मेडिकल रेप केस में, जिसकी वजह से मोहक मंडल के जो यूट्यूब चैनल है उसको मिली 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स। अब एक और हो जाती तो उसका चैनल हो जाता डिलीट। तो उसने एएनआई से बात की कि भाई एग्जैक्टली क्या मामला है एंड हाउ डू यू वांट टू सेटल दिस, और मैंने तो सिर्फ फेयर यूज किया था और यहाँ पर कॉपीराइट का मामला भी नहीं बनता, बट स्टिल टेल अस हाउ डू यू वांट टू सेट। तो उन्होंने ये बोला कि भाई 40 से 50 लाख दे दो, हम अपनी स्ट्राइक्स वापस ले लेंगे, विच वॉज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एक्सटॉर्शन एज पर मोहक मंडल। उन्होंने बोला कि एएनआई ने एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की है मनी, पैसा मुझसे ऐसे ही कोशिश की है ऑन द ग्राउंड कि मैं कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले लूंगा अगर तुम मुझे 40 से 50 लाख दे देते हो तो। अब जब ये स्टेटमेंट उन्होंने पब्लिश किया, मोहक मंडल ने पब्लिश किया, तो एएनआई ने उन पे कर दिया डेफेमेशन का सूट। तो जो एक सिचुएशन स्टार्ट हुई थी एज कॉपीराइट का केस, वो करंटली है डेफेमेशन का सूट अगेंस्ट जो एएनआई ने फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, और ये क्लेम करते हुए कि जो ये एक्सटॉर्शन के एलिगेशंस हैं ये बिल्कुल गलत है, एंड जो हमारी न्यूज एजेंसी है इसको डिसरिप्यूट और डीफेम करने के लिए किया गया। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कॉपीराइट क्या है एंड कॉपीराइट के क्या एस्पेक्ट्स यहाँ पर उलझे हैं। तो कॉपीराइट क्या होता है? कोई भी लिटरेरी वर्क है, कोई गाना है, कोई पोएम है, कोई नॉवल है, ठीक है, कोई भी वीडियो बनाई जा रही है, उस पे एक अथॉरिटी का कॉपीराइट होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन दिस वीडियो द कॉपीराइट इज ऑफ लीगल एज टॉप रैंकर्स, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी वर्क के लिए होता है, एंड दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, पहले तो बहुत ब्रीफली ये बता दूं। आईपीआर आप लोगों ने सुना हो शायद, या फिर ट्रेडमार्क अक्सर हम सुनते रहते हैं, और बहुत ही कैजुअली हम कई बार ये बोल देते हैं ना, मैं क्यों नहीं बोल सकती ये लाइन, तेरा कॉपीराइट है क्या। इसका सिंपल सा मतलब ये है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो होते हैं कुछ ऐसा जो हमारे इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, कुछ ऐसा जो मेरा आइडिया है, मेरा ब्रेन चाइल्ड है, राइट। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ब्रांड है, जैसे सबवे का लोगो, स्टारबक्स का लोगो, मैकडोनल्ड्स का दैट एम, इन सबके पास ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क होता है डिफरेंट ब्रांड से रिलेटेड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉपीराइट की। कॉपीराइट होता है कोई भी ऐसे लिटरेरी वर्क से रिलेटेड, जैसे कि ड्रामा कोई लिखा, कोई भी गाना बनाया है, कोई भी लिरिक्स बनाए हैं, कोई धुन बनाई है, कोई सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स बनाई हैं, साउंड रिकॉर्डिंग्स की हैं। तो जो इंडिया का कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, उसका सेक्शन 13 ये डिफाइन करता है कि कॉपीराइट में क्या क्या आएगा। तो जो एएनआई की क्लिप्स थी ना, वो सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स की कैटेगरी में आती है। अब इस चीज को हम कब मानेंगे कि कॉपीराइट से एग्जैक्टली होता क्या है। कॉपीराइट से एग्जैक्टली जिस भी इंसान के पास वो हक है, जिस भी इंसान के पास कॉपीराइट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नॉवल लिखी, मैंने वो छपवाई, तो अब मेरे पास क्या क्या राइट्स होंगे। मेरे पास राइट्स हैं कॉपीज बनाने के, मेरे पास राइट्स हैं कि वो नॉवल कहाँ कहाँ बिक सकती है, मेरे पास राइट्स हैं कि उसे ट्रांसलेट कौन कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली क्वेश्चन में है, तो सेक्शन 14 ये कहता है कि सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स के रिगार्ड में जो भी कॉपीराइट होल्डर होगा उसके पास हक है कि वो इस वीडियोस की कॉपी बना सकता है, इस वीडियो को बेच सकता है या रेंट पे दे सकता है, या फिर शेयर कर सकता है वीडियो पब्लिकली, या दिखा सकते हैं। मतलब कि उस वीडियो से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं वो उसी के पास है, वही चूज करेगा कि कौन इस वीडियो को डाल सकता है, कौन इस वीडियो को नहीं डाल सकता है। पर यहाँ पर हम कब बोलेंगे कि कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है। सेक्शन 51 ये बोलता है कि कॉपीराइट का वायलेशन तब माना जाएगा अगर कुछ भी ऐसा हो जो सिर्फ और सिर्फ ओनर को अलाउड है, या फिर
हेल्प की गई है औरों को कि वो ऐसे कंटेंट को इलीगली ले या कोई इलीगल कंटेंट को बेचा जा रहा है। जैसे टेलीग्राम पे बीच में मूवीज काफी आती थी, राइट, दैट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो अगर कोई भी इंसान, या फिर बहुत सारी सिटीज में ऐसा होता था कि पीडी में 10 रुपए की या 20 रुपए की मूवी डाल देते थे वो लोग, ठीक है, जस्ट मूवी आती थी, तो दैट ऑल ऑफ दैट इज कॉपीराइट वायलेशन। की जो हक एक लिटरेरी वर्क के लिए ओनर के पास है कि वो अपने काम की कॉपीज बना सकते हैं, उसके राइट्स किसी और को दे सकते हैं, मॉरल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स सब उनके पास हैं, तो अब अगर आप उनको वायलेट कर रहे हैं दैट इज कॉपीराइट वायलेशन। पर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन है, यही एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं मोहक मंडल। यहां पर एग्जेम्पशन ये है, एग्जेम्पशन ऑफ फेयर यूज, जो है सेक्शन 52(1) क्लॉज ए और क्लॉज बी में। एग्जेम्पशन क्या है फेयर यूज की, कि कोई भी इंसान बिना परमिशन के अगर रिसर्च पर्पस के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ भी रिव्यू करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट के साथ, या फिर करंट इवेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए, जैसे कि पब्लिक डोमेन में आप कुछ भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं न्यूएंसेस को, ये चीजें फेयर यूज में आती हैं और ये कॉपीराइट का वायलेशन नहीं है। अगर मेरी नॉवल कोई चीज पढ़ रहा है फॉर रिसर्च पर्पसेस, अगर किसी मूवी के का रिव्यू डाला गया है यूट्यूब पे और उसके सीन्स को यूज किया गया है, तो ऑल ऑफ दैट इज फेयर यूज। तो यहाँ पे मोहक मंडल ने सेक्शन 52(1) ए एंड बी को क्लेम करते हुए ये बोला कि मैंने जो भी 11 सेकेंड्स की वीडियो और 14 सेकेंड्स की वीडियो दो यूज की थी जिसपे एएनआई ने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है, वो फेयर यूज में आता है, क्योंकि मैंने जो भी किया वो किया था फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, पॉलिसी डिस्कशन, और मैंने कोई ओनरशिप उस पर क्लेम नहीं की। उसमें स्पेसिफिकली लिखा था कि ये एएनआई का है और एक्नॉलेजमेंट भी दिया था उनको। और इसी एक 16 मिनट की वीडियो में सिर्फ 11 सेकंड की एक क्लिप पे एएनआई ने ऑलरेडी 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स दे दिए थे, और अगर 3 से ज्यादा होते तो यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाता, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी है। तो यहां पर ये मोहक मंडल का आर्ग्यूमेंट था। वेयर एज अगर मैं बात करूं एएनआई की, तो एएनआई ने ये बोला कि अगर कोई भी चीज लाइसेंस के बिना यूज हो रही है तो ये कहीं ना कहीं इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट है, भले ही क्रिएटर, जब तक क्रिएटर फेयर डीलिंग प्रूव ना कर दे। अभी तक मोहक मंडल ने कोई फेयर डीलिंग प्रूव नहीं की है, तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम अपना कंटेंट संभालेंगे, हम अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जब तक मोहक मंडल नहीं प्रूव कर देते, हमारे लिए तो दिस वाज अ कॉपीराइट स्ट्राइक। और ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत से वीडियोस यहाँ पर अपलोड किए जा सकते हैं, जा चुके हैं बिना किसी परमिशन के। अब यहाँ पर जब ये पूरा मामला हुआ तो एएनआई ने कहीं ना कहीं ये बोला कि एक काम करते हैं, हम आपको एक लाइसेंस सॉर्ट ऑफ दे देते हैं, जिससे एक ईयरली लाइसेंस, 2 ईयर लाइसेंस, जिससे आपके पास एक्सेस होगा एंड आपके पास एक हक होगा कि आप हमारी वीडियोस को यूज कर सकते हैं। तो एएनआई का क्लेम था कि मैंने 40 से 50 लाख जो मांगे थे वो सिर्फ और सिर्फ उस लाइसेंस के रिगार्ड में मांगे थे। वेयर एज मोहक मंडल का ये क्लेम था कि एएनआई सिर्फ मुझसे नहीं, ऐसा बहुत सारे और यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स के साथ हो चुका है, और वो काफी सारे यूट्यूबर्स से पैसा मांगते हैं ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक्स हटाए। एंड दिस इज अ वे टू एक्सटॉर्ट मनी। एक्सटॉर्शन क्या होता है? जब आप जानबूझ के किसी एक पर्सन को एक डर में लाते हैं, जिस डर की वजह से, अब वो डर उस इंसान की लाइफ पे हो सकता है, प्रॉपर्टी पे हो सकता है, रेप्यूटेशन पे हो सकता है, उस इंसान के जान पहचान में कोई है उस पे हो सकता है, आप एक ऐसा डर ला रहे हो उस पर्सन के मन में जिसके बेसिस पर, जिस ग्राउंड पे उसने अपनी प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दिया है, और अब वो पैसा क्या कहलाएगा? एक्सटॉर्शन कहलाएगा, जो हम बहुत ही लेमैन वर्ड्स में एक्सटॉर्शन मनी जो बोलते हैं, हफ्ता वसूली। तो यहाँ पर मोहक मंडल ने स्टेटमेंट्स इशू कर दिए कि एएनआई तो हफ्ता वसूली पे क्या कहते हैं निकल पड़े हैं,
और उन्होंने यहाँ पर मिनिस्ट्री को भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग शुड टेक स्टेप्स कि ये तो कहीं ना कहीं मिसयूज होने लग जाएगा यूट्यूब पॉलिसीज का. इवन द CEO ऑफ यूट्यूब वाज इन्वॉल्वड और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में ये बताना हु इज द करंट CEO ऑफ द यूट्यूब. तो यहाँ पे उन्हें भी इंक्लूड किया गया एंड ही क्लियरली सेड कि जब नरेंद्र मोदी सेइंग दैट क्रिएटर्स द कंटेंट क्रिएटर्स आर द न्यू इंडिया, तो क्यों यहाँ पर सिर्फ एक 11 सेकेंड्स की वीडियो, एक 11 सेकेंड्स की क्लिप पे मुझे 40-50 लाख देने पड़ रहे हैं, या फिर वेयर एज दैट क्लियरली वॉज फेयर यूज. क्योंकि चैनल डिलीट हो जाना इज अ वेरी बिग थिंग. पूरी जिंदगी की एक मेहनत होती है, चैनल ही डिलीट हो गया तो ठीक है. तो जब ये स्टेटमेंट्स हुए तो मामला पहुंचा पब्लिक में एंड केस लग गया डेफेमेशन का. तो जो मामला स्टार्ट हुआ था कॉपीराइट से पहुंचा एक्सटॉर्शन पे, जब ANI ने मांगे 40-50 लाख, और जब मोहक मंडल ने इस 40-50 लाख को बोल दिया हफ्ता वसूली और ANI तो गुंडा राज फैला रखा है, तो वो बन गया एक डेफेमेशन केस. और ANI ने डेफेमेशन का केस कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट 2 करोड़ का क्लेम करते हुए फ्रॉम मोहक मंडल. नाउ दिल्ली हाई कोर्ट ने एज पर येट सिर्फ ये बोला है कि आप जो भी ये ट्वीट्स हैं इन्हें हटाइए, जो भी ये पोस्ट्स हैं हटाइए, जो भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है उन्हें हटाइए. इनके साथ साथ और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स थे, कंटेंट क्रिएटर्स थे जिन्होंने बहुत से ऐसे ट्वीट्स किए थे, फॉर एग्जांपल कुणाल कामरा एक्सेट्रा. तो ये डायरेक्शन दिल्ली हाई कोर्ट ने सबको दिया है. अब बहुत ब्रीफली ये समझ लेते हैं डेफेमेशन क्या होता है. डेफेमेशन एज अ कॉन्सेप्ट हम वैसे क्लास में भी करते हैं, बट बहुत लोगों के साथ अभी क्लास में नहीं हुआ है. सो अप टिल देन डेफेमेशन होता है जहां पे आप किसी भी इंसान की रेप्यूटेशन को हार्म करने की कोशिश करते हैं, हार्म द रेप्यूटेशन ऑफ समवन. और ये रेप्यूटेशन हार्म होती है किसी भी फॉल्स स्टेटमेंट से. कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो झूठ है. तो यहाँ पर ANI ने क्या क्लेम किया कि जो ये एक्सटॉर्शन वाला बोल रहे हैं, जो ये 40-50 लाख बोल रहे हैं, ये एक्सटॉर्शन मनी नहीं है, ये बस एक वो झूठ फैला रहे हैं. क्योंकि ये तो क्या कहते हैं, लाइसेंस का एक अमाउंट हम बोल रहे थे कि आप टाइम टू टाइम यूज करते रहते हो, तो हमसे एक लाइसेंस ले लो ताकि कॉपीराइट वायलेशन का कोई मुद्दा ना उठे. ठीक है. तो कोई भी एक फॉल्स स्टेटमेंट प्लेंटिफ को रेफर करते हो, जैसे यहाँ पर ANI को गुंडा बोलते हुए या हफ्ता वसूली के एस्पेक्ट में रेफर करते हुए कोई भी जब फॉल्स स्टेटमेंट पब्लिश कर दी जाती है, पब्लिश मतलब लोगों के सामने ला दी जाती है, नॉलेज ऑफ अदर पीपल, तो उसे हम बोलते हैं डेफेमेशन. तो डेफेमेशन होता है मानहानि इन द वेरी सिंपल टर्म्स. जब भी आप कुछ भी झूठ बोल के किसी भी एक इंसान के बारे में उस इंसान की रेप्यूटेशन को इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज डेफेमेशन. तो द मैटर इज येट टू बी डिसाइडेड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट एंड लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स. एज ऑफ येट अभी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को हटाने की बात की गई है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मंथ्स CLK. This was all about today's session, but we'll surely see you in boot camp. So if you have not registered, please फटाफट register करो for the boot camp. The boot camp is happening in 26 cities. You will get a link in the comment box or in the description box definitely. And we'll see you from 12 June to 15 June with lots of discussions, lots of doubts and lots of mentorships. Great to see you guys. Bye bye. Take care and keep practicing.